हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 10 के। टॉपिक है म्यूचुअल परसेप्शन। आपका जो चैप्टर 10 है यानी कि डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल, इसमें जब आप कहानी पढ़ने वाले हो ना, वो कहानी अब शुरू हो रही है एक ऐसे दौर की जब यूरोपियंस मिल रहे हैं नेटिव लोगों के साथ में, इंडिजिनस लोगों के साथ में, और जब इनके बीच में एनकाउंटर्स हुए तो दोनों अपने अपने ओपिनियंस बता रहे हैं कि क्या है, क्या यूरोपियन लोग सोचते हैं नेटिव लोगों के बारे में और क्या नेटिव लोग सोचते हैं यूरोपियंस के बारे में। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या दिया गया है, म्यूचुअल परसेप्शंस। तो एक आइडिया दे दिया मैंने आपको कि म्यूचुअल परसेप्शन का मतलब क्या है ना। म्यूचुअल परसेप्शन जब मैं कह रहा हूं तो म्यूचुअल शब्द का मतलब तो है कि भाई बोथ साइड्स, दोनों तरफ का, ठीक है। परसेप्शन का मतलब हो गया दृष्टिकोण, एक तरीके से, है ना। क्या दृष्टिकोण है, क्या आइडियाज हैं, क्या ओपिनियन है, परसेप्शंस, क्या आप देख रहे हैं। और इस परसेप्शन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझने को मिलेगी। देखो आपको 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी में, जब वेस्टर्न यूरोपियंस जो हैं, ये लोग किनके कॉन्टैक्ट्स में आए, लोकल लोग के कॉन्टैक्ट्स में आए, इन ट्राइबल्स के कॉन्टैक्ट में आए। क्लियर है। तो ये वेस्टर्न यूरोपियन जो है ये अपने आप को सिविलाइज्ड मानते थे और इनके लिए सिविलाइजेशन का क्राइटेरिया क्या था। जब आप सभ्य कहते हैं, यानी कि जब यूरोपियन लोग, पश्चिमी सभ्यता के लोग अपने आप को सभ्य कहते हैं, तो सभ्य से मतलब होता है कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, लिटरेट होगा। क्लियर है। एन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन और अर्बनिज्म होगा। तो सबसे खास बात क्या हो रही है, अर्बनिज्म। देखो, धर्म के चंगुल से अभी भी बाहर नहीं निकले हैं यानी रिलीजन अभी भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे है। क्रिश्चियनिटी जो है वो बहुत डीप रूटेड थी और बहुत सारे जो एक्सप्लोरेशन हो रहे हैं उनमें तो रिलीजन भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर हो रहा है। आप दुनिया में देखेंगे, अफ्रीका, एशिया, इंडिया जैसे देशों में, एशिया में आप देखोगे, जब ये यूरोपियंस आ रहे थे तो जब आएंगे तो उसके बाद क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार भी तो तेजी से हुआ। तो रिलीजन, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन होना चाहिए। अब उनका परसेप्शन क्या है रिलीजन को लेके, क्या है उनके कहने का मतलब। जब वो कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है ना। मतलब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रॉपर डिफाइन नहीं किया है। उन्होंने कहा ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन होना चाहिए, ठीक है ना भाई। एक सुव्यवस्थित एक धर्म होना चाहिए जिसको सारे लोग मान रहे हों, और वो धर्म लोगों के बिहेवियर को, थॉट प्रोसेस को, बहुत सारे जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको रेगुलेट करता हो, नियंत्रित करता हो, जैसा कि हमेशा से यूरोप में होता है। जबकि यूरोप के लोग खुद भी इसी धर्म से परेशान होकर, है ना, ये आपने पिछली जो वीडियोस देखी हैं उसमें नॉर्थ अमेरिका में देखा आपने कि क्यों भाग के आ रहे थे लोग। अभी और आगे क्लियर होंगी ये सारी चीज़ें, और क्लियर होने वाली हैं। चलो, तो 18वीं शताब्दी में जो यूरोपियंस हैं, तो वेस्टर्न यूरोपियंस या वेस्टर्न जो लोग हैं, इनका अपना जो एक डेफिनेशन है सिविलाइजेशन का। ये डेफिनेशन क्या है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, लिटरेट होना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति लिटरेट नहीं है तो इनके लिए वो क्या है, वो व्यक्ति प्रॉपर सिविलाइज्ड नहीं है। ये बहुत ही गलत डेफिनेशन हो गई, क्योंकि लिटरेसी का मतलब अगर ये है कि आपके पास सर्टिफिकेट्स हों, लिटरेसी का मतलब ये है कि आप एक प्रॉपर एजुकेशन जो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मिलता है उसके थ्रू अगर आप ट्रेंड हुए हैं तभी आप लिटरेट हैं, साक्षर हैं। लेकिन क्या साक्षरता का इंटेलिजेंस से कुछ लेना देना है? लेकिन क्या साक्षरता का इस चीज़ से लेना देना है कि वो व्यक्ति मोरली, एथिकली सही ही होगा? नहीं, साक्षर व्यक्ति भी तो मोरली और एथिकली डिग्रेड हो सकते हैं ना। उनका मोरल और एथिकल जो ग्राउंड हो सकता है, जो लेवल हो सकता है, वो बहुत नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर साक्षर होने का मतलब अगर आपको ये है कि हाँ, आप एक सर्टिफिकेट आपके पास है और आप किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पास आउट हैं, तो ये यूरोपियंस का सिविलाइज होने का क्राइटेरिया। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन होना चाहिए उनके पास, और अर्बनिज्म यानी कि शहरीकरण होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए बाकायदा वहाँ पर, है ना। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान क्या कुछ हो रहा है आपने देखा। पूरा पिछला चैप्टर हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट था, और वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस तरीके से सोसाइटी को देख रहे हैं आप, महिलाएं, बच्चे और जो रूरल क्लास है आपका, जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं, उनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा था। तो वो सारी चीज़ें तो आपको समझ में आई हैं। तो अब इनका अपना एक तरीका था सिविलाइज्ड बताने का, और वो बता रहे थे। क्लियर है। इन्होंने नेटिव लोगों को, अमेरिका के जो नेटिव लोग थे, ये इनके लिए क्या थे। अब आप अटायर से ही देख लीजिए,
तो अगर आप इनको देख रहे हैं तो ये कोई बहुत सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ एक इंसान का फोटो तो नहीं दिख रहा आपको, है ना। ट्रेडिशनल वेपन्स है ना, प्रॉपर कोई वस्त्र इसने धारण किए हुए हैं। अर्बनिज्म तो नहीं होगा, क्योंकि अर्बनाइजेशन होता तो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होती इनके यहाँ, और फिर ये धनुष तीर लेके शिकार नहीं कर रहे होते, वस्तुओं का उत्पादन कर रहे होते, प्रोडक्शन कर रहे होते, है ना। तो अर्बनिज्म भी नहीं है। तो इनकी नज़र में, यूरोपियंस की नज़र में नेटिव अमेरिकन्स क्या हैं? दे आर अनसिविलाइज्ड, ये असभ्य लोग हैं। क्लियर है? टू सम लाइक द फ्रेंच फिलोसोफर, कुछ लोगों के लिए, जैसा कि उस समय यूरोप में कुछ फिलोसोफर्स हैं जो ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट देते थे, और इस ह्यूमनिज्म के कंसेप्ट के बारे में आपने पहले भी पढ़ा भी हुआ है। क्लियर है? तो जैसे रूसो हो गया, रूसो का नाम आपने सुना हुआ होगा, है ना। इन्होंने बहुत सारी अपनी संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, और इनके कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें हैं कि भाई जो सिविलाइजेशन है, उस सिविलाइजेशन से आप दूर ही रहो तो बहुत अच्छा है। मॉडर्न सिविलाइजेशन रूसो को पसंद नहीं आई, है ना। उनका ये कहना था कि अच्छी चीज़ है, सच पीपल वेयर टू बी एडमायर्ड, ऐसे लोगों को हमें और अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कहते हैं कि अनसिविलाइज्ड है तो अनसिविलाइज्ड ही सही, क्योंकि बेहतर है कि ये लोग अभी भी आपके करप्ट सिविलाइजेशन से दूर हैं, क्योंकि सभ्यता के साथ साथ कनिंगनेस भी आ रही है, धूर्तता भी आ रही है, प्रॉफिट कमाने की जो आपकी ग्रीड है, उसके चक्कर में एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण कर रहा है, बड़े लेवल पर एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, और हर एक चीज़ को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया है, हर एक वस्तु में फ़ायदा देखा जा रहा है। क्लियर? चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संसाधन हो, हर एक चीज़ में प्रॉफिट या जो रेवेन्यू की मेंटालिटी है ना, फ़ायदे की मेंटालिटी है, वो देखा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ तो करप्शन फैला रही है और कुछ भी नहीं। करप्शन का मतलब हमारे बिहेवियर में हमारी जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर में डुअलिटीज़ आ रही। करप्शन का मतलब ये नहीं कि आप किसी से पैसे ले रहे हैं और किसी को पैसे दे रहे हैं, ये तो एक व्यवहार हो गया। कुछ भी काम कराने के लिए आप एक ऐसा रास्ता चुन रहे हैं कि सामने वाला वही काम करता है, बट वो आपसे पैसे लेके आपका काम विशेष तौर पर करेगा, दूसरे का कम नहीं, दूसरे का या तो काम करेगा या नहीं करेगा या डिले करेगा, जबकि वो वही काम करने के लिए ऑथराइज हुआ है। तो यहाँ पर करप्शन से मतलब बहुत पूरे ब्रॉड लेवल पर है। रूसो क्या कह रहा है कि करप्शन ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सभ्यताओं में जो एक करप्शन है, जो एक बुरा व्यवहार है, क्योंकि करप्ट होने का मतलब है कि आपकी जो एफर्ट्स हैं, आपका जो बिहेवियर है, आपके बॉडी, माइंड और डीड्स, मन वचन कर्म कहते हैं ना वो चीज़, यानी आपके बोलने से, आपके कहने से, आपके कुछ करने से अगर डुअलिटी समझ में आती है कि आप कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, ठीक है, आप सोचते कुछ और हो और बेसिकली अपने आप को, आपके विचार कुछ और हैं, खराब वाले भले हो, दिखाते आप अच्छा हो, तो ये करप्शन इंक्लूड्स एवरीथिंग, है ना। डिफरेंस जो आ रहा है ना, और जो अनएथिकल, जो इमोरल आपका एक एस्पेक्ट है, यही करप्शन है और कुछ नहीं। तो रूसो का कहना है कि ये तो बहुत बेहतर चीज़ है भाई कि ये लोग अनटच्ड हैं अभी तक। क्लियर है? और उस समय प्रॉपर एक टर्म धीरे धीरे यूरोप में फेमस हुआ, द नोबल सैवेज। तो ये यूरोपियन कंसेप्ट है नोबल सैवेज का, जो कि किन के लिए दिया गया था? ट्राइबल्स के लिए दिया गया, कि ये लोग क्या हैं? ये वो लोग हैं जो अभी तक जो यूरोपियन अर्बनिज्म है, जो यूरोपियन इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो यूरोपियन मॉडर्न कंसेप्ट है, उससे काफ़ी दूर हैं, द नोबल सैवेज। क्लियर है? तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन देखने में तो ऑब्वियस सी बात है, तो सैवेज नाम दे दिया गया कि थोड़ा सा दूर, दानव की तरह, या आप कह दो कि मतलब उन यूरोपियन सिविलाइज्ड वाइट पीपल की तरह सिविलाइज्ड नहीं, थोड़े से अलग ही, है ना। क्योंकि इनके अटायर से आप देखोगे तो ये बिल्कुल भी आपको सिविलाइज्ड नहीं लगेंगे। इनके पहनने, इनके खाने, इनके रहने के तरीके बिल्कुल भी यूरोपियंस से अलग थे। तो कुल मिला के यहाँ पर एक परसेप्शन आपको देखने को मिला। क्लियर है? दूसरे परसेप्शन को जब देखोगे, टू द नेटिव्स द गुड्स दे एक्सचेंज्ड विद द यूरोपियन वर गिफ्ट्स गिवन इन फ्रेंडशिप। जब यूरोपियन लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो आप देखो, यूरोपियन लोगों को लोकल नेटिव्स जो है, लोकल नेटिव्स यूरोपियन को जो चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है, ये लोग क्या समझ के दे रहे हैं कि भाई हम तो गिफ्ट दे रहे हैं, हम गिफ्ट दे रहे हैं, एक्सचेंज विद द यूरोपियंस। जो भी चीज़ें, जो भी गुड्स इन्होंने एक्सचेंज किए,
तो देख के क्या लगा कि भाई हम तो इन्हें गिफ्ट दे रहे हैं और ये हमारे मित्र की तरह हैं। आपने देखा था कि जब यूरोपियंस पहुंचे थे नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट पे, तो नेटिव लोगों ने कितना बढ़िया इनका स्वागत किया, वेलकम किया, स्वागत किया, वेलकम किया, और स्वागत करने के साथ साथ इनको बहुत सारे उपहार दिए, क्योंकि इनको लगा कि भाई हमारी तरह मनुष्य हैं, भले देखने में, तो नेटिव लोगों का एक या ट्राइबल लोगों का एक ओपिनियन ही अलग होता है। कितना टॉलरेंस था। इन्होंने देखा कि देखने में भले थोड़ा सा अपीयरेंस में डिस्टर्बेंस हो सकता है, मतलब हमने कुछ अलग पहना हुआ, हमारे स्किन का कलर अलग है, ये इन्होंने कुछ अलग पहना हुआ, इनके स्किन का कलर अलग, बट है तो ये भी ह्यूमन बीइंग है, भी तो ये इंसान ही, तो उस इंसान होने के नाते हमें इन्हें सम्मान देना चाहिए, ये भी हमारे मित्र की तरह है, दोस्त की तरह है। और यूरोपियंस और नेटिव्स के बीच में जो रिलेशनशिप हो रही थी, देखो रिलेशनशिप में नेटिव्स लोग इन्हें अपने दोस्त की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्लियर है। जबकि यूरोपियंस के, अब यहीं पे अंदाजा लगा लो, यहीं पे अंदाजा लगा लो क्या चीज आ रही है, यहां पे अंदाजा आप इस चीज का लगा लो कि यहां पे बात हो रही है करप्ट की, करप्ट होने की बात हो रही थी, सिविलाइज्ड होने की बात हो रही थी। तो एक तरफ एक ऊपर से देखने का ऐसा, ऊपर से देखने वाला एक ऐसा तबका आपका जो देखने में बिल्कुल भी सभ्य नहीं है, सिविलाइज नहीं है, जो पहनने और ओढ़ने और अपने आचार विचार से कोई बहुत सभ्य नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन उसका बिहेवियर और उसका इंटरनल, उसके हार्ट में क्या है, उसके हार्ट में ये है कि भाई हम जो दे रहे हैं, हमारे पास जो भी है वो उपहार है, गिफ्ट है, और हम अपने मित्रों को दे रहे हैं। दूसरी तरफ लेने वाला जो अपने आप को सिविलाइज्ड कह रहा है, उसकी मेंटालिटी देखो। फॉर द यूरोपियंस ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग रिच, द फिश एंड फॉर्स वेर कमोडिटीज, कमोडिटीज उनके लिए वस्तुएं थी, कमोडिटीज। यहां पर ये उपहार दे रहे थे, नेटिव अमेरिकन्स यूरोपियन को उपहार दे रहे थे, लेकिन यही उपहार यूरोपियंस के लिए क्या था, वस्तुओं था, सिर्फ वस्तु था, एक ऐसी वस्तु जिसका आदान प्रदान किया जा रहा है, या कमोडिटीज, क्लियर है कि भाई ठीक है, ये तो ऐसी कमोडिटीज हैं जिनको हम यूरोप में बेचेंगे और फायदा कमाएंगे, और क्या, विच दे वुड सेल फॉर अ प्रॉफिट इन यूरोप, हम जो लेके जा रहे हैं इन चीजों को हम यूरोप में लेके जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे इसको सेल करके, इससे फायदा उठाएंगे, इससे मुनाफा कमाएंगे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, म्यूचुअल परसेप्शन में आपको यहां पर म्यूचुअल परसेप्शन जरूर बताया जा रहा है, लेकिन आप भी इसको एसेस करते चलो, असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, दिमाग अपने आप रिलेट हो जाएगा, तो आप लगाते चलो कि कौन यहां पर सभ्य है, कौन यहां पर असभ्य है, जो व्यक्ति सभ्यता की परिभाषा दे रहा है वो कितना सभ्य है, और जिसको सभ्यता असभ्यता पता ही नहीं है वो कितना सभ्य है। वो तो वास्तविकता में सभ्यता का प्रदर्शन कौन कर रहा है, और वास्तविकता में सभ्य होने का दिखावा कौन कर रहा है, ढोंग कौन कर रहा है, क्लियर है। द प्राइजेस ऑफ द गुड्स दे सोल्ड वैरी फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई, क्लियर है। तो अब होता यह था कि इन नेटिव लोगों के साथ से जो वस्तुएं लेके आते थे, है ना, तो डिपेंड करता था कि यूरोप में जो पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनके आधार पर वहाँ पर मूल्य तय होते थे उसके, है ना। कभी ज़्यादा डिमांड हुई तो प्राइजेस ज़्यादा हो गए, कभी कम डिमांड हुई तो प्राइजेस जो है वो लो हो गए। तो इस हिसाब से वो मुनाफा भी उनका घटता बढ़ता रहता था यूरोपियंस का। अब सप्लाई के हिसाब से, या मैं कहूँ डिमांड के हिसाब से सप्लाई, और उसी के हिसाब से प्राइजेस जो होता था कमोडिटीज़ का तय होता था। अच्छा, बेचारे नेटिव लोग जो होते थे, द नेटिव कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस, ये बेचारे समझ नहीं पाते थे, क्योंकि उनके दिमाग में भी मार्केट वाला कंसेप्ट तो कोसों दूर था। यूरोप के मार्केट से अभी वो बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे, ना वाकिफ है ना, बिल्कुल भी उनको पता ही नहीं था कि अच्छा मार्केट जैसी कोई चीज़ होती है जहाँ पर हम लोग जाते हैं और वस्तुएं देते हैं, पैसे ले मतलब पैसे से कोई भी चीज़ वस्तु खरीद के लेके आते हैं, या फिर आप कोई चीज़ बेचते हो तो आपको बदले में पैसे मिलते हैं। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से बहुत ज़्यादा दूर थे, तो गिफ्ट पे भरोसा रखते थे। तो जब ये लोग कोई चीज़ देते थे, कौन, यूरोपियन लोग जब कोई चीज़ देते थे आपके ब्रिटिशर्स को, क्लियर है, यूरोपियंस नेटिव, तो जब कोई यूरोपियंस लोग नेटिव्स को और नेटिव लोग यूरोपियंस के बीच में ये ट्रेड तो चल ही रहा है, एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं, तो नेटिव इस बात को समझ नहीं पाते थे, क्लियर है। तो ये लोग जब कभी यूरोपियंस इनको वस्तु देते थे, ठीक है, तो उसकी मात्रा जो होती थी वो कम ज़्यादा होती रहती थी, उसकी मात्रा कम ज़्यादा होती रहती। नेटिव जो देते थे वस्तु अपनी तरफ से वो पर्याप्त मात्रा में देते थे। अच्छा, नेटिव्स को ये लगता था कि ऐसा क्यों है भाई, कभी कभी तो ये हमारी वस्तुओं की तुलना में पर्याप्त मात्रा में, एनफ अमाउंट में रिटर्न दे देते हैं, और कभी कभी ये लोग हमको बहुत कम देते हैं, कभी कभी तो इनका मोर देन सफिशिएंट रहता है, कभी कभी काफ़ी कम रहता है।
अब नेटिव लोगों को लगता था ठीक है, हो गया, इस बार कम दिया हमें, पर ठीक है, कोई बात नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भाई ये सब मार्केट डिमांड और सप्लाई और प्राइजेस का खेल है। हम जो चीज़ें दे रहे हैं इन्हें, अगर वो चीज़ें पर्याप्त मात्रा में यूरोप में जाके बिक गई तो उससे अच्छा फ़ायदा हुआ, मोटिवेट हुए, अगली बार आए, पर्याप्त खरीदा हमसे, और हमको भी उसके बदले में बहुत सारी चीज़ें दी। लेकिन किसी बार डिमांड कम रही, वो चीज़ें बिकी नहीं तो मुनाफा नहीं हुआ, डिमोटिवेटेड थे, आए तो हमको भी बहुत कम चीज़ें रिटर्न में दी, हमसे भले ले ली वो चीज़ें। तो यूरोप तो मार्केट के बेसिस पे चल रहा था, यूरोप तो प्रॉफिट की ओरिएंटेशन में चल रहा था। यूरोप के दिमाग में तो प्रॉफिट, मतलब जो भी अंग्रेज आ रहे थे यहाँ पे, चाहे वो यूरोप के किसी भी हिस्से से हों, या मतलब ऐसा कहना चाहिए कि यूरोप के अलग अलग देशों से लोग आ रहे थे, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो फ्रेंच हो, ऐसा कह दे बेटर रहेगा, मतलब यूरोपियन हो, किसी भी यूरोपियन कंट्रीज से आए हों, ऐसा। तो ये लोग काफ़ी इस बात से दुखी भी होते थे इस चीज़ को लेके, और साथ साथ जो यूरोपियंस की ग्रीड है इसका भी एक बहुत इम्पैक्ट पड़ा, और कभी कभार इन नेटिव लोगों को लगता था कि जिनके साथ हम व्यापार, मतलब जिनके साथ हम आदान प्रदान करते हैं चीज़ों का, ये लोग लालची हैं, ये लोग बहुत ग्रीडी हैं। क्लियर है? तो इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग द फर्स्ट यूरोपियंस हु वर ट्रेडर्स वर दोज हु केम टू सेटल इन अमेरिका। जब पहली बार यूरोपियंस नॉर्थ अमेरिका के एरिया में आए, ठीक है, तो ये तो सीधे सेलर लोग थे भाई, ठीक है, और ये लोग जो है वो पर्टिकुलर क्षेत्र से आप कह सकते हो कि जहाज में सेल करते हुए पहुंच गए। तो ये तो बेसिकली सेलर थे, और ये पहुंच गए, इन्होंने यहाँ पे नेटिव लोगों के साथ मुलाकात की, और नेटिव लोगों के साथ मुलाकात करके फिर ये हुआ कि ठीक है चलो जो भी एक्सचेंजेस हुए गुड्स। लेकिन उसके बाद में जो लोग आए, ठीक है, फॉलोइंग द फर्स्ट यूरोपियंस को फॉलो करते हुए जो लोग आए, ये लोग बेसिकली यहाँ पर सेटल हो गए। ये कौन लोग थे? ठीक है, ये कौन लोग थे जो बाद में आए और जो सेटल हो गए इस क्षेत्र में? तो ये वो लोग थे जो यूरोप के माहौल से बिल्कुल परेशान थे, तंग थे। ठीक है, कैसे? 17वीं शताब्दी के आसपास बहुत सारे ग्रुप्स, ठीक है, यूरोपियंस का समूह, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति, यूरोपियंस का समूह, बहुत सारे लोग एज ए सेटलर बसने के इरादे से वहां पर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग अब यूरोप के तंग माहौल में, है ना, सफोकेट फील कर रहे थे, और इन्हें लग रहा था कि हमें एक फ्रीडम वाला जगह चाहिए, हमें एक स्वतंत्रता चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। बहुत सारे लोग जो धर्म के नाम पर सताए गए थे, बहुत सारे ऐसे जो क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट्स थे, यानी जो जब पुनर्जागरण चल रहा था, रेनेसांस का टाइम पीरियड चल रहा था, तो जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसके अगेंस्ट विरोध किया था, तो वहाँ पर सताए गए ये लोग। तो कुछ लोग तो ये वो लोग थे, तो वो वहाँ से भाग के आ गए कि हमारा तो जीना दुर्भर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो वास्तविकता में पोप है वो करप्ट है, और हम उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो सुधर नहीं रहा। कुछ तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कैथोलिक्स थे, जो प्रोटेस्टेंट्स की वजह से परेशान थे। तो अलग अलग सिनेरियोज थे, बट कुल मिला के धर्म जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था उस समय लोगों के लाइफ में। और कॉमन इंसान नहीं चाहता था कि धर्म इस लेवल पर हमारी पर्सनल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करे, थॉट्स को रेगुलेट करे, हमारे विचारों को रेगुलेट करे। ठीक है, इसलिए ये सारे लोग जो थे, चाहे वो रोमन कैथोलिक लोग हों, चाहे वो प्रोटेस्टेंट लोग हों, दोनों ही लोग जो है वहाँ से भागेंगे और एक पर्टिकुलर ऐसे एरिया में आना चाहेंगे जहाँ पर उन्हें स्वतंत्रता देखने को मिले, जहाँ पर एक ऐसी दुनिया देखने को मिले जहाँ उन्हें धर्म के नाम पर किसी भी तरीके का परसिक्यूशन ना फेस करना पड़े, जहाँ उन्हें धर्म के नाम पर बार बार आंसर ना करना पड़े, जहाँ उन्हें एक सिनर की संज्ञा ना दी जाए। क्योंकि पुराने क्रिश्चियन धर्म का जो बेसिक आप कह दो एसेंस था, उसमें क्रिश्चियनिटी क्या करती थी? कॉमन इंसान को एक सिनर के तौर पर पोर्ट्रेट करती थी, पापी के तौर पर पोर्ट्रेट करती थी। और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो ये कहते थे कि भाई ठीक है, आप डिफरेंट मेथड्स बता के, रिचुअल्स बता के कि ठीक है प्योरिफिकेशन करेंगे और आप ठीक है, या आप इस तरह की लाइफ लीड करोगे तो आप जो है वो प्योर हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। लेकिन खुद जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, क्लर्जीज थे, पोप थे, उनके जो पर्सनल स्टैंडर्ड्स थे, उनका जो आप कहेंगे कि कैरेक्टर है वो उतना ब्राइट नहीं था। क्लियर है? तो ये सारे लोग जो है ये वहाँ से आएंगे और यूरोप में नहीं रहना चाहते, तो इसलिए नए नए एरियाज़ में आएंगे। अब अमेरिका चूंकि बसा तो
बहुत सारे लोग यूरोप को छोड़ के अमेरिका में परमानेंटली आके बस गए। और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिनको अपने पिता की प्रॉपर्टीज नहीं मिली, मतलब ये प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर पाए। कई रीजन हो सकते थे, हो सकता था उनका पर्सनल बिहेवियर अच्छा नहीं होता था, उनके फादर इस बात को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने उन्हें बिल्कुल भी प्रॉपर्टी से आउट कर दिया। तो अब वो नए तरीके से अपना जीवन शुरू करते थे, यहाँ पर आकर नए तरीके से अपना जीवन शुरू करते थे। तो एक नए जीवन की तलाश में आ गए। कुछ लोग जो वहाँ पर नहीं रहना चाहते थे, बोर हो गए थे कि अब कुछ नया करेंगे, ठीक है, वो लोग आए और अमेरिका में बस गए। तो आप देखेंगे कि आज के समय में अमेरिका का जो एक इंडिपेंडेंट कल्चर, सोशल कल्चर आपको देखने को मिलता है, ये किन लोगों के द्वारा बसाया गया? ये उन्हीं लोगों के द्वारा बसाया गया था जो वैचारिक रूप से यूरोप में क्या है, एक दबाव महसूस कर रहे थे। वो एक नए समाज को बनाना चाहते थे जहाँ किसी भी तरीके से कोई बंधन ना हो, स्वच्छंदता हो, फ्रीडम हो, इंडिपेंडेंस हो। क्लियर है? तो ये सारे लोग आए और यहाँ पर आकर बस गए। क्लियर है? और शुरू में तो ये किनारे किनारे जो वैकेंट लैंड्स थे, जहां ज़मीनें खाली थी, वहां पर आके बसे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने यूरोपियंस को पुश करना शुरू किया और नेटिव विलेजेस के आसपास बसना शुरू हो गए, गांव के अंदर की तरफ, या मैं कहूं कि जहां पर बसे थे कोस्टल एरियाज में, वहां से अमेरिका के इंटरनल एरियाज में, इंटरनल टेरिटरीज में आकर बसना शुरू होंगे। और इस तरीके से ये जो इनहैबिटेशन है वो तेजी से होगा। और ये जो आप पूरा पढ़ रहे हो ना, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल, इसका बेसिक एसेंस जो है वो यहाँ पे अब आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है? दे यूज देयर आयरन टूल्स टू कट डाउन फॉरेस्ट। ठीक है, इन्होंने आयरन टूल्स का इस्तेमाल किया, लोहे के द्वारा बनाए गए जो उपकरण थे उनका इस्तेमाल किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जंगल साफ हो सकें और इन जंगलों को फार्म्स में या एग्रीकल्चरल लैंड में तब्दील किया जा सके। क्लियर है? नेटिव्स एंड यूरोपियंस सॉ डिफरेंट थिंग्स। जब एक्सपांशन का दौर चल रहा है, जब विस्तार का दौर चल रहा है, आपके एक्सपांशन का मतलब है कि जो यूरोपियंस हैं, ये यूरोपियंस अमेरिका में आके अपने आप को एक्सपांड कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपने आप को फिक्स किया उन्होंने, और इसके बाद फिक्स करने के बाद अपने आप को एक्सपांड, अपना एरिया एक्सपांड करना शुरू कर दिया। तो एक्सपांशन के दौरान आप देखो, नेटिव और जो यूरोपियन अमेरिकन है, जो सेटलर्स है, जो बाद में आके बसे हैं यहाँ पे, उनके दोनों के परसेप्शंस देखो। पूरा म्यूचुअल परसेप्शन आपको पूरा दृष्टिकोण बताएगा। इस पूरे वीडियो में आप दृष्टिकोण देखोगे कि दोनों एक दूसरे के प्रति और दोनों वहां के संसाधनों के प्रति कैसा नजरिया रखते हैं। ठीक है, नेटिव एंड यूरोपियंस और डिफरेंट थिंग्स, दोनों को अलग अलग चीजें दिखती थी। एक नेटिव व्यक्ति, यानी कि जो हजारों सालों से, बहुत हजारों सालों से पहले से, जब ये कोई नहीं था यहाँ पे, या मैं कहूँ कि ह्यूमन एवोल्यूशन के दौरान आके जो लोग बसे, जो नेटिव्स थे, वो उस एरिया को या संसाधन को, जंगल को किस तरह से देखते थे, और ये जो यूरोपियंस थे जो बाद में आके बसे थे, ये कैसे देखते थे। कुछ भी हो, यूरोपियंस जो आए थे, जिस समाज से आए थे, वो समाज क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म और तमाम दुनिया भर के उटपटांग जो उस समय कंसेप्ट डेवलप हो गए थे, प्रॉफिट, रेवेन्यू, दुनिया भर की चीज़ें जो डेवलप हो गई थी, है ना, चीज़ों को कमर्शलाइज में देखना, ऑब्जेक्टिफाई करना, ये सब इनके दिमाग में आ गया था। लेकिन नेटिव लोग तो अभी भी प्रकृति के साथ एक तरीके से, एक जो कोलैबोरेशन है प्रकृति के साथ, जो एक कोऑर्डिनेशन है, उसको लेके चल रहे थे ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके दोनों के नज़रियों में वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। सिंपल सी चीज़ है ना। तो जब वो जंगल की तरफ देखते थे तो दोनों अलग अलग चीज़ें देखते थे। नेटिव्स आइडेंटिफाइड ट्रैक्स इनविजिबल टू द यूरोपियंस। ठीक है ना, नेटिव लोग देखते थे कि भाई जंगल के वो रास्ते, जिन रास्तों के थ्रू वो जाते हैं, हंटिंग और तमाम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। क्लियर है? जो यूरोपियंस को नहीं समझ में आता था। नेटिव्स को जंगलों में वो एरियाज़ दिखते थे जहाँ से वो बहुत सारी अपने लाइवलीहुड के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेके आते थे। ठीक है, जैसे कि हनी से लेके, यानी कि तमाम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर जंगल में ये आश्रित रहते थे। ये सारी चीज़ें नेटिव्स को देखती थी। लेकिन यूरोपियंस क्या देखते थे? यूरोपियंस इमेजिन द फॉरेस्ट कट डाउन एंड रिप्लेस्ड बाय कॉर्नफील्ड्स। तो आप देखो, अपने अपने फायदे की चीज़ें देख रहे हैं लोग, है कि नहीं? एक ही जगह पर एक ही संसाधन को दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। यूरोपियंस उसको कैसे इमेजिन कर रहे हैं कि पूरे जंगल साफ हो गए हैं और इन जंगलों को साफ करके हमने वहाँ कॉर्नफील्ड्स बना दिए, हम वहाँ पे कॉर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये परसेप्शन देखो दोनों का आपको दिख रहा है। क्लियर है? आगे जाके आप देखोगे कि
1701 के आसपास, ये एक आपको टाइमलाइन बस यहाँ पे बताई जा रही है। इस वीडियो के बीच में आप कह दो कि जो ये यूरोपियंस आ रहे हैं उनमें आपका क्या नाम है, जो कनाडा और जो यूएसए का एरिया है, इस कनाडा और यूएसए के एरिया में किस तरीके से ग्रेजुअली इन लोगों ने अपने आप को सेटल किया, सेटल करने के बाद गवर्नमेंट फॉर्म करनी शुरू कर दी, अपने आप को आज़ाद करा, आज़ाद करने के बाद किस तरीके से आज के मॉडर्न गवर्नमेंट सिस्टम की नींव डाल दी और नेटिव्स जो है वो मार्जिनलाइज्ड हो गए। क्लियर है? तो 1701 में फ्रेंच ट्रीटी विथ नेटिव्स ऑफ क्यूबेक, कनाडा का शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जहां पर आके सबसे पहले आपका जो कार्टायर है जिसने सबसे पहले ये एरिया फाइंड आउट किया था। तो चूंकि यहाँ पे फ्रांसीसी लोग आके बस गए थे, ठीक है, तो फ्रांसीसी लोग आके बस गए, तो उन्होंने यहाँ के नेटिव लोगों के साथ में ट्रीटी की कि देखो ऐसा है कि अब हम यहाँ पर एक ऑफिशियल ओवरऑल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं और हम इस तरीके से यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे। क्लियर है? और आप भी हमारे साथ मेन स्ट्रीम में यहाँ से जुड़ें और आपको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो फ्रेंच ट्रीटी हुई 1701 में। क्लियर है? और बाद में धीरे धीरे फ्रेंच ने लोकल क्यूबेक के लोकल लोगों के साथ में मिलकर इस एरिया में अपना एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन धीरे से बाद में जब आपके यहाँ पे अमेरिका के ज़्यादातर हिस्सों में ब्रिटिश कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपना एक्सपेंशन शुरू किया और ब्रिटिशर्स के साथ में इनके कन्फ्रंटेशंस हुए और ब्रिटिशर्स ने इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। क्लियर है? बाद में ब्रिटिश कॉलोनीज यहाँ पे डेवलप हुई। ब्रिटिश कॉलोनीज डेवलप होने के बाद आप ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ब्रिटिशर्स लोग हैं, ब्रिटिशर्स के साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट जरूर हो रहा है, बट बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंच भी हैं, जर्मन भी हैं, ब्रिटिशर्स भी हैं, मतलब यूरोप के अलग अलग एरिया से आके लोग बस रहे हैं। तो 1774 में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते क्यूबेक एक्ट पास हुआ और 1791 के आसपास कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आया, जिसके थ्रू कनाडा को बाकायदा एक कॉन्फेडरेशन के तौर पर मान्यता मिल जाएगी। मतलब अभी तो नहीं, अभी नहीं कहना चाहिए कि कॉन्फेडरेशन के तौर पर मान्यता मिल जाएगी, लेकिन हाँ बहुत सारे छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं इन स्टेट्स को अपने आप में एक ऑटोनॉमी मिलेगी। क्लियर है? और एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये गवर्न करेंगे। आगे जाके आप देखोगे कि यहाँ पर कनाडा अपने आप को एक कॉन्फेडरेशन के तौर पर डेवलप कर लेगा। कॉन्फेडरेशन का मतलब है कि सारे जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं ये अपने इंटरनल मैटर्स को छोड़कर एक ओवरऑल कॉन्फेडरेशन बना लेंगे, जैसे आज कैनेडियन गवर्नमेंट चलती है पूरी और जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उन सबको मैनेज करती है। मतलब सारे अफेयर्स जो होते हैं एक कॉमन, जैसे डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर की बात कर दो, जो एक इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और बाकी जो इंटरनल अफेयर्स हैं वो वहाँ के स्टेट्स जो होते हैं वो मैनेज करते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से आगे आप देखोगे कि अमेरिका में भी यही होगा। नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा हिस्सा नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा, ये कनाडा का, और इसी अमेरिका के सेंट्रल वाले पार्ट में, इसी अमेरिका के सेंट्रल वाले पार्ट में आपके जिसे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह रहे हैं, तो ये 13 कॉलोनीज आके बसी यहाँ पे, जिसको आपने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है। प्लाईमाउथ और जेम्स टाउन वगैरह आके बस भी रहे हैं, मतलब वो कॉलोनीज यहाँ पे आके बसाई भी जा रही हैं। तो 13 कॉलोनीज जो थी, ये 13 कॉलोनीज अपने आप को प्रॉपरली डेवलप कर रही थी। क्लियर है? और प्रॉपरली डेवलप करने के दौरान मिक्स पॉपुलेशन यहाँ पे भी है, फ्रेंच लोग हैं, जर्मन लोग हैं, ब्रिटिशर्स लोग हैं, तो ये सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। क्लियर है? इसी दौरान ब्रिटिशर्स का जो है इनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होगा। जब ब्रिटिशर्स का कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होगा तो लोकल लोगों ने, अमेरिकन्स ने क्या कहा? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि इनका कहना था कि भाई यूनाइटेड किंगडम से हम जब आए तो हम आए ही इसीलिए हैं कि हम फ्रीडम चाह रहे हैं, हम आज़ादी चाह रहे हैं, हम अब आप वापस आ गए, ठीक है चलो, लेकिन अब यहाँ पे जो भी गवर्नर आपने एस्टैब्लिश किया है, इसमें इस काउंसिल में हम लोकल लोगों का तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। ब्रिटिश गवर्नर है जो सब कुछ संभाल रहा है यहाँ पे, तो कुल मिला के वही सिस्टम तो यहाँ पे भी शुरू हो जाएगा। नहीं, हम ये नहीं चाहते। अब हम टैक्सेशन तभी देंगे आपको, राजा को, यूनाइटेड किंगडम के राजा को टैक्स तभी पहुंचेगा और वो हमारे ऊपर रूल करने का अधिकारी तभी होगा जब लोकल लेवल पर हमको बाकायदा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जब लोकल लोग ही रिप्रेजेंट करेंगे इस क्षेत्र को। क्लियर है?
तो लोकल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन होगा, है ना। और यहां से फिर बैकग्राउंड बनता है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। क्लियर है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान ये पूरी जो 13 कॉलोनीज हैं, इन 13 कॉलोनीज ने अपने आप को यूनाइट करा, और आपके जो पहले राष्ट्रपति हैं वही कमांडर इन चीफ भी थे, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में बाकायदा इन 13 कॉलोनीज ने अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज ने ब्रिटेन के साथ में युद्ध लड़ा, और फिर फाइनली जाके ये जब आज़ाद हुए उसके बाद फिर फाइनली 1781 में ब्रिटेन रिकॉग्नाइजेस यूएसए एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो ब्रिटेन ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को 4 जुलाई के लोग आज़ाद हुए थे 1774 1776 अराउंड, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, बट इसी के अराउंड है। बाद में फाइनली ट्रीटी हुई 1781 में, बाकायदा ब्रिटेन ने ऑफिशियल डिक्लेरेशन करके अनाउंसमेंट कर दिया कि हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ये आज़ाद लोग हैं, ठीक है। 1783 में ब्रिटिश गेव मिड वेस्ट टू द यूएसए, यानी कि पूरे पश्चिम का, मध्य का और पश्चिम का जो इलाका था वो पूरा जो यूनाइटेड किंगडम है, जो ब्रिटिशर्स हैं, है ना, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब लोकल लोग ही वहां उस एरिया को मैनेज करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखेंगे आप कि धीरे धीरे ये चीज कैसे, ये जो सेटलर्स हैं, जो सेटल होने आए हैं, ये सेटलर्स ने किस तरीके से उस पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया और ग्रेजुअली आगे जाके अपनी गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश कर दी, है ना। और जो हमारे लोकल लोग हैं, ये लोकल लोग जो हैं वो मार्जिनलाइज होते चले गए। क्लियर है। द कंट्रीज दैट आर नोन एज कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, आज के डेट में जो हम देश जानते हैं, कनाडा के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं, ये तो 18वीं शताब्दी के बाद में इनका एग्जिस्टेंस हुआ है। क्लियर है। और उस समय एट दैट टाइम दे ऑक्यूपाइड ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द लैंड दे नाउ कवर। आज की तुलना में जितना एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है आज के डेट में, आज के समय वर्तमान में जितना बड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जितने बड़े में पूरे में कैनेडियन गवर्नमेंट है, जितना बड़ा पूरा कनाडा है, उसका एक फ्रैक्शन, एट दैट टाइम दे ऑक्यूपाई ओनली अ फ्रैक्शन, उसका एक हिस्सा, उसका एक बहुत छोटा, उसका एक अंश बस उस पूरे एरिया का, जितने क्षेत्र में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बसा हुआ है उस पूरे एरिया का एक फ्रैक्शन, एक खंड जो है इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था। एंड द होल एरिया वाज ऑक्यूपाइड बाय, किसके द्वारा? तो जो पूरा एरिया है, बाकी का जो एरिया है वो ऑब्वियस सी बात है नेटिव लोगों के द्वारा ऑक्यूपाई होगा ना। जो नेटिव्स थे उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा था। लेकिन ये जो नेटिव्स थे जो हजारों साल पहले बेरिंग स्ट्रेट पार करके यहाँ पर पहुंचे थे एशिया से, जिनका माइग्रेशन हुआ था, वो लोग अब क्या हुए? ये लोग अब मार्जिनलाइज हो गए। और मार्जिनलाइज होने के बाद तो कई सालों तक तो इन अमेरिकन ने इन नेटिव लोगों को कैसा पढ़ाया, मतलब लोकल लोगों को जो इतिहास पढ़ाया गया, जो आने वाली अमेरिकन जनरेशन थी उनको जो हिस्ट्री पढ़ाई गई, उसमें ये बताया गया कि ये जो नेटिव लोग थे दे आर लाइक हॉस्टाइल। भाई जब हम आए तो इन्होंने हमारे साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया और ये बहुत डेंजरस लोग हैं। वो तो बहुत बाद में फिर इन मेन स्ट्रीम वालों को, नेटिव लोगों को भी इंक्लूड किया गया, इनको खुद एम्पावर किया गया कि ये अपने इतिहास को लिखें। तो आज जो हम इतिहास जानते हैं उस इतिहास में हमें बातें कर रहे हैं कि अमेरिकन से अलग हैं, बहुत बाद में आके बसे, और जो नेटिव लोग हैं वो पहले से थे वहाँ पे। लेकिन ये बीच का इतिहास तो ऐसा था कि अमेरिकन ने उस एरिया, हालांकि इतिहास बदलने से कुछ हुआ नहीं। क्या अमेरिका में नेटिव लोग हैं? नहीं है। अमेरिका में आज भी लोग वही अमेरिकन हैं जो सेटलर्स हैं, जो यूरोप से आके बसे हुए हैं। क्लियर है। धीरे धीरे अमेरिका ने अपने एरिया को जो है वो बढ़ाना शुरू किया। फ्रैक्शन ऑफ एरिया था उसके पास और बाकी एरिया नेटिव लोगों के पास ना। तो धीरे धीरे लार्ज एरियाज वेर एक्वायर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाय परचेज। क्लियर है। तो धीरे धीरे वो ज़मीनें खरीदते चले गए। क्लियर है। जितना भी दक्षिण का एरिया था, मतलब तो ये कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया। तो शुरू में यहाँ पे 13 कॉलोनी बस रही हैं, इसके बाद ये धीरे धीरे पश्चिम की तरफ इनका एक्सपेंशन हुआ। थोड़ा बहुत साउथ का एरिया जो था इसमें फ्रेंच लोग थे, फ्रेंच के ऑक्यूपेशन में था। तो लैंड इन द साउथ फ्रॉम फ्रांस, जैसे लुसियाना प्रोविंस वगैरह जो है ये फ्रांसीसीज के कब्जे में थी, तो उनसे खरीद लिया। इधर अलास्का का हिस्सा जो कि रशिया से था, ठीक है, उसको खरीद लिया। और बहुत सारा दक्षिण अमेरिका का जो हिस्सा है ये मैक्सिको के लोगों से युद्ध के द्वारा जीत लिया गया।
तो इस तरीके से अमेरिका ने धीरे धीरे यहाँ पे एक्सपेंशन किया। क्लियर है? इस पूरे अभियान में, इस पूरी गतिविधि में किसी भी नेटिव के साथ में कोई जो है वो सलाह मशवरा, कंसेंट, उसकी जो राय है वो नहीं ली गई, ध्यान रखना। किसी भी नेटिव से नहीं पूछा गया कि भाई हम ये एक्सपांशन कर रहे हैं, ये एरिया हजारों साल पहले तुम रहते थे, तुम्हारे कम्युनिटी को बिलोंग करता था, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं। अपनी ज़मीन, अपनी जागीरदारी, अपनी बपौती मानना शुरू कर दिया यूरोपियन अमेरिकन्स ने इन सारे एरियाज़ को, और नेटिव लोगों से किसी भी तरीके से कभी कोई पूछा नहीं गया, किसी भी तरीके की कोई राय नहीं ली गई, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ द यूएसए वाज अ शिफ्टिंग वन। पश्चिमी फ्रंटियर्स तो शिफ्टिंग होती चली गई। जब तक ये पूरे एक्सट्रीम पैसिफिक ओशन के एरिया तक नहीं आ गए ये लोग, तब तक यहाँ पर ये लोग चलते रहे। और नेटिव्स वेर फोर्स्ड टू मूव बैक, और नेटिव लोग तो एकदम मार्जिनलाइज होते चले गए तब तक, जब तक कि वो बहुत छोटे छोटे एरियाज में बचे नहीं। मतलब या तो वो कहीं और ऐसी जगह डिस्प्लेस होते चले गए जिसके बारे में अननोन, या फिर वो मेन स्ट्रीम से जुड़ते चले गए, या फिर उनकी संख्या कम होती चली गई, कल्चरल एनक्रोचमेंट होता चला गया, उनका कम्युनिटी डिस्ट्रॉय होती चली गई। तो ये इम्पैक्ट था। आप देखो ये जो है वो इम्पैक्ट है। और हम डिस्कशन शुरू कर रहे थे जब, तो डिस्कशन में हमने बात ही क्या करी, सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड की बात करी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पर कौन सिविलाइज्ड है, कौन अनसिविलाइज्ड है। वास्तविकता में जो लोग सिविलाइज्ड थे, नेटिव लोग, जो वास्तविकता में कहना चाहिए कि सभ्यता है, कि हाँ आपके घर में, आपके एरिया में कोई आ रहा है, आप उसको मित्र की तरह, दोस्त की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनको सो कॉल्ड सिविलाइज्ड कहे जाने वाले लोग, जिनके दिमाग में बदमाशियां भरी थी, वो लोग डोमिनेट करते चले गए। और आज हम जिस वीडियो के एंड तक आप देखोगे कि नेटिव्स खत्म हो गए, नेटिव्स मार्जिनलाइज्ड हो गए, और उनको रिप्लेस कर लिया सेटलर्स ने। ठीक है, चलो। द लैंडस्केप्स ऑफ अमेरिका चेंज ड्रास्टिकली। धीरे धीरे अमेरिका का जो लैंडस्केप है वो बड़े लेवल पर परिवर्तित होने लगा। क्यों? क्योंकि अब अमेरिकन्स जो है, शुरुआत उन्होंने जो करी थी वो ईस्ट कोस्ट से करी थी, लेकिन वेस्ट साउथ का पूरा एरिया वॉर, और अभी आपने पढ़ाई, तो अब धीरे धीरे जो पूरी टोपोग्राफी है वो चेंज हो रही थी। 19वीं शताब्दी आते आते, 19th सेंचुरी आते आते जो पूरा इलाका था ये इनके पास में आ जाएगा। द यूरोपियंस ट्रीटेड द लैंड डिफरेंटली फ्रॉम द नेटिव्स। क्यों? क्योंकि वीडियो के शुरुआत में ही आपने पढ़ा कि जो नेटिव लोग थे, नेटिव लोग बिल्कुल भी मार्केट के कंसेप्ट से कोसों दूर थे, मार्केट के कंसेप्ट से कोसों दूर थे। और जो भी ऑब्जेक्ट्स तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। आप ये कह सकते हो कि जो भी रिसोर्सेज थे वहाँ पे, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज थे यहाँ पे, इस रिसोर्स को नेटिव लोग कैसे देखते थे कि भाई हम इनका सस्टेनेबल इस्तेमाल करें, इनका हम सस्टेनेबल यूज़ करें, सस्टेनेबल इस्तेमाल करें, और इतना हम यहाँ से लेते रहें कि हमें हमेशा कमी ना हो, हमारी जो नीड्स हैं वो हमेशा पूरी होती रहें। कभी भी इसको या इस रिसोर्स को कभी भी एक्सप्लॉइट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने नहीं देखा। लेकिन जो यूरोपियंस हैं, दे ट्रीटेड द लैंड डिफरेंटली। इन्होंने जंगलों को बड़े पैमाने पर ख़त्म करना शुरू कर दिया, फॉरेस्ट को बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट को कट करना शुरू कर दिया, ठीक है, और उन एरियाज़ को फार्म्स में तब्दील करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े प्लांटेशंस लगने शुरू हो गए यहाँ पर। प्लांटेशंस के साथ में यहाँ पर फैक्ट्रीज लगनी शुरू हो गई, बड़े पैमाने पर फैक्ट्रीज लगनी शुरू हो गई, और इस तरीके से ये पूरा जो क्षेत्र है उसका काया ही पलट हो गई। जो एरिया वास्तविकता में था उस एरिया की तुलना में अब ये नया एरिया बन गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सम ऑफ द माइग्रेंट्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड फ्रांस वर यंगर सन्स हु वुड नॉट इनहेरिट देयर फादर्स प्रॉपर्टी, है ना। तो ये लोग अब यहाँ पर जब आएंगे, क्योंकि बहुत सारे, मैंने पहले ही बात करी थी वीडियो के बीच में, मैंने आपको मतलब बताया कि जो लोग आ रहे थे वहाँ से यूरोप से, वो कैसे कैसे लोग थे, धर्म के सताए हुए लोग थे, अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा ना पाए हुए लोग थे, वहाँ पे ब्रिटेन में राजद्रोह वगैरह का अपराध झेल रहे बहुत सारे लोग थे, जो वहाँ के जीवन से तंग थे, नए जीवन की तलाश करना चाहते थे, नए क्षेत्रों में जाना चाहते थे, जिन्हें ब्रिटेन में कोई कुछ भी स्कोप नहीं दिखता था, ब्रिटेन में सताए हुए लोग थे। मतलब अलग अलग
ऐसे लोग जो अब ब्रिटेन में नहीं रहना चाहते थे किसी भी एस्पेक्ट से, वो इस एरिया में आके बसे। तो अब ये सारे लोग जब जैसे ब्रिटेन के और फ्रांस के उन परिवारों के लोग जो वहाँ पे वेल्दी थे या ठीक ठाक थे, प्रॉपर्टी ठीक ठाक थी, लेकिन उन्हें बाहर कर दिया गया, इनहेरिट नहीं कर पाए अपने फादर की प्रॉपर्टी, तो अब जब यहाँ पे आ रहे हैं तो वो जितना भी पॉसिबल एरिया है उस पूरे पॉसिबल रिसोर्स को या एरिया को वो अपने प्रॉपर्टी के तौर पर ही जो है वो ट्रीट करना शुरू करेंगे। क्लियर है? और उस पूरी प्रॉपर्टी को वो प्रोसेस करके वहाँ पर प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ और तमाम बाकी की एक्टिविटीज़ करना शुरू करेंगे। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली एक अलग ही पैटर्न की तरफ चले गए अमेरिकन कॉन्टिनेंट, या मैं कहूँ नॉर्थ अमेरिका का जो एरिया है ना, वहाँ के लोग सेटलर्स। लेटर द वेव्स ऑफ इमिग्रेंट, और जैसे जैसे इन सेटलर्स ने इस एरिया में एक्सपांशन करना शुरू किया या अपने आप को फिक्स कर लिया, तो अभी भी जमीन बहुत ज्यादा थी, देयर वाज एनॉर्मस लैंड, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में अभी भी जमीन थी, ठीक है, क्योंकि जितने मात्रा में यूरोपियंस आए, तो अब जहाज में ऐसा तो है नहीं कि लाखों की संख्या में एक साथ आके भर जाएंगे और सारे एरिया ऑक्यूपाई कर लेंगे, अभी भी सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पे ज़मीनें थी, रिसोर्सेज थी, और यूरोप के अलग अलग कॉर्नर से, यूरोप के अलग अलग एरियाज से अभी भी लोग इमिग्रेशन कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, वहाँ से माइग्रेट करके इधर आ रहे थे। तो अब धीरे धीरे दूसरे देश जैसे जर्मनी से, स्वीडन से, इटली से यहाँ पर आएंगे, और ये वो सारे लोग हैं जो उस समय यूरोप में होने वाले जो चेंजेस थे, यूरोप में चाहे एग्रेरियन चेंज हो रहे हों, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चेंजेस हो रहे हों, एग्रीकल्चरल से रिलेटेड चेंजेस से परेशान थे। जैसे ब्रिटेन का ही एनक्लोजर एक्ट आया था, ब्रिटेन के एनक्लोजर एक्ट की वजह से बहुत सारे छोटे फार्मर्स जो है वो क्या हो गए थे, लैंडलेस हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे। ऐसे ही कुछ एग्रेरियन रिफॉर्म्स आपके जर्मनी, स्वीडन और इटली में हुए, जिनकी वजह से ये जो थे, जो छोटे किसान थे, लोकल फार्मर्स थे, छोटे लेवल पर छोटे साइज़ के जो किसान थे, धीरे धीरे इन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी, ठीक है। जब इन्होंने ज़मीनें खो दी, किनके हाथ में, बड़े फार्मर्स के हाथों में। अब पूरा वही इनक्लोजर एक्ट वाली सिचुएशन यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो जब उनकी भी ज़मीनें यहाँ से चली गई, तो अब ये परेशान थी कि भाई अब हम कहाँ जाएंगे, अर्बन एरियाज़ में जॉब्स थी नहीं, तो इन्हें अब यही एकमात्र रास्ता दिखा, ठीक है, कि अब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो भी सफिशिएंट अमाउंट में अभी भी फार्म्स बचे हुए हैं, जंगली एरिया है, इन जंगली एरिया को हम साफ करेंगे और यहाँ पर खेत बनाएंगे और उन खेतों में हम अपना मालिकाना हक जो है वो स्थापित करेंगे। अब चूंकि लोग यूरोपियंस थे, तो बेसिकली एक अब पूरा यूरोपियन सेटलमेंट है, तो इंटरनली यहाँ पे आके वो कंपटीशन नहीं होता था, कंपटीशन भी होता था तो यहाँ पे आके एक दूसरे को सपोर्ट कर देते थे। क्लियर है थोड़ा सा? तो एक दूसरे के सपोर्ट से यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग लोग बिल्ड अप करना शुरू करेंगे। पीपल फ्रॉम पोलैंड वर हैप्पी टू वर्क इन द प्रेरी ग्रासलैंड, ठीक है, अलग अलग एरिया से, जैसे अब पोलैंड के लोग जब आ रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका प्रेरी ग्रासलैंड है वहाँ पर रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो पोलैंड का भी जो एरिया है ना, वो आपको साइबेरियन ग्रासलैंड की तरह है ना, जो पूरा वो फैला हुआ है, उसी के समान मिलेगा, है ना, which reminded them of steppies of their home। पोलैंड भी जिस टोपोग्राफी में आता है वो ग्रासलैंड वाली टोपोग्राफी है, तो उन्हें वो अपने घर की याद दिलाता था, वो लोग उस एरिया में आके बस गए। क्लियर है? एंड वर एक्साइटेड एट बीइंग एबल टू बाय ह्यूज प्रॉपर्टीज एट वेरी लो प्राइसेस। अब यहाँ पर तो अभी जो ज़मीन है ना, नेटिव लोग किसी भी तरीके से कमर्शलाइजेशन जानते नहीं हैं, और जो हमारे यूरोपियंस आए हैं, ये यूरोपियंस तो अब बांटो और खाओ वाली पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं कि जितना जिसके हिस्से में आ रहा है उसको वो रख लो। तो बहुत कम कीमतों में ज़मीनें यहाँ पे खरीदी, और अल्टीमेटली आप देख रहे हो, देखो एक चीज़ और आपको दिमाग में आ रही होगी, मेरे समझाते समझाते आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि कितने बड़े लेवल पर सब्सिस्टेंस क्राइसिस है। यूरोप में इस समय सबसे बड़ी क्राइसिस जो है लाइवलीहुड की, सब्सिस्टेंस की है, कि यार हमें खाने को तो मिले कहीं से कुछ, जीवन को बनाए रखने, जीवन चलाने के लिए, भोजन को जो है वो मैनेज करने के लिए क्राइसिस स्थापित हो रही। अदरवाइज अपने होमलैंड को छोड़ के, अपनी ज़मीन को छोड़ के, अपने एरिया को छोड़ के कोई कहीं नहीं जाना चाहता। जो जनरेशन से जहाँ रह रहा है वो वहाँ पे ना रह के
समुंदर पार जहाज़ों में बैठकर एक अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में आता है, रिस्क लेता है अपने जीवन का, और यहाँ पर वो फिर नए तरीके से अपना जीवन शुरू करता है। इसके पीछे बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स था, और ड्राइविंग फोर्स यही था कि उन्हें सस्टेन करना था, उन्हें कम से कम सस्टेन करना था, जीवन जीना था अपना। क्योंकि सस्टेन करना अपने आप में इस कल्चर में जो यूरोप में उस समय सिचुएशन हो रही है, सोशल पॉलिटिकल जो चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो यही था कि हम सस्टेन कैसे करें अपने आप को, अपने जीवन को बचा के और बना के कैसे रखें। आगे बढ़ते हैं। दे क्लियर, अब यही जो पोलैंड और बाकी लोग, स्वीडन और जर्मनी से जो लोग आए थे, दे क्लियर लैंड एंड डेवलप्ड एग्रीकल्चर। इन्होंने भी जो ज़मीनें खरीदी सस्ते रेट में, चीप प्राइजेस पे, लो प्राइजेस पे जो इन्हें ज़मीनें मिली, उन प्राइजेस पर इन्होंने यहाँ पर ज़मीनें खरीदी और कृषि को विकसित करा, एग्रीकल्चर डेवलप करा। यहाँ पर नए क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करा, जैसे राइस और कॉटन। क्लियर है, विच कुड नॉट ग्रो इन यूरोप। ये डिमांड में भी अच्छी खासी थी। कॉटन की बात करो, अच्छी खासी डिमांड में था कॉटन उस समय, क्योंकि ब्रिटेन और पूरा का पूरा जो यूरोप था अपने वस्त्र और अपने भोजन के लिए एशिया और दूसरे देशों पर आधारित था। ना खाने के लिए पर्याप्त हो पा रहा था और ना पहनने के लिए पर्याप्त में हो रहा था। तो इसलिए जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जैसे कॉटन, यही कॉटन अब यहाँ से ग्रो होके धीरे धीरे, अब देखोगे ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या है, फ्यूल का काम करेगा। यहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई होगा और ये रॉ मटेरियल ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। क्लियर है ना। तो कॉटन ग्रो करना शुरू किया हमारे भाइयों ने, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, लोकल लोग, ठीक है। राइस ग्रो करना शुरू किया। ये सारी चीज़ें यूरोप में नहीं होती हैं, एंड देयरफॉर कुड बी सोल्ड देयरफॉर प्रॉफिट। और ये भी उसी धंधे पे चलने लगे। भाई आए क्यों थे, आए इसीलिए थे कि भाई अब पूरा इंग्लैंड, पूरा यूरोप के जो छोटे छोटे देश हैं, अब पिद्दी पिद्दी से तो देश हैं छोटे छोटे, बचे ही कितना वहाँ पे, जनसंख्या बढ़ भी रही है, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, तो प्रेशर भी हो रहा था पॉपुलेशन के ऊपर, इसीलिए तो भाग के आ रहे थे यहाँ पे। अब जब यहाँ इतने बड़े बड़े इनॉर्मस ह्यूज लैंड मास मिल गए तो इनको अब टेंडेंसी थोड़ी जाएगी, जो सीख के आए हैं यूरोप से वही करेंगे। ये थोड़ी होगा कि नेटिव लोगों की तरह यहाँ पर रहेंगे। यूरोप से इन्होंने यही सीखा है, कैपिटलिज्म। यही कारण है कि पूरे अमेरिका में भी पूंजीवाद का दौर विकसित हो गया। सेम कल्चर इन्होंने यहाँ पर स्थापित कर दिया। बस इस कल्चर में खास बात ये थी कि थोड़ी स्वच्छंदता थी, थोड़ा सा फ्रीडम था, है ना। मोरालिटी, एथिक्स, वैल्यूज़, ये इतने बड़े बैरियर्स नहीं थे अब, है ना। रिलीजन इतना बड़ा बैरियर नहीं था अब यहाँ पे अमेरिका में, है ना। आप बढ़िया से प्रोडक्टिविटी करिए, इकोनॉमी को आगे बढ़ाइए, जीवन को कितना भौतिक सुख सुविधाओं से भर सकते हैं इस पर ध्यान दीजिए, और कितना मटेरियल ऑपुलेंस, मटेरियल प्लेजर में जी सकते हैं इस पर ध्यान दीजिए। तो यही इनके बेसिक जो है अभी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। क्लियर है। टू प्रोटेक्ट देयर ह्यूज फॉर्म्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, है ना। धीरे धीरे आप देखोगे हंटिंग की एक्टिविटी शुरू करेंगे, क्योंकि अब जिन फॉरेस्ट एरियाज़ को, जिन जंगल्स को साफ करके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो तो अभी बहुत साल पहले क्या था, एकदम कंप्लीट फॉरेस्ट था ना, तो वहाँ पे एनिमल्स का तो एक रहेगा ही जो फियर है। तो धीरे धीरे जो भी वॉल्व्स, भेड़िए, माउंटेन लॉयंस थे, इनको यहाँ इन्होंने हंट करना शुरू किया, ताकि हमारे फार्म्स यानी कि इनके जो खेत हैं वो सुरक्षित रहें, इनकी जो क्रॉप्स हैं वो सुरक्षित रहें, किसी भी तरीके से उनको नुकसान ना पहुँचे। और नेटिव के तुलना में इनकी हंटिंग टेंडेंसी जो है वो ग्रीड से चूँकि जुड़ी थी, इसलिए अपने हंटिंग एक्सपीडिशंस को इस लेवल तक किया इन्होंने कि धीरे धीरे जो एनिमल्स थे वो एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुँच गए। धीरे धीरे जो एनिमल्स थे वो एक्सटिंक्शन की कगार पर, विलुप्ति की कगार पर पहुँच गए, है ना, ख़त्म होने के, एंड होने की कगार पर आ गए। क्यों? क्योंकि इन्हें तो अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना था। दे फेल्ट टोटली सिक्योर ओनली विद द इन्वेंशन ऑफ बारवुड वायर 1873 में कटीली तारें जो हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी, और तब जाके थोड़ा सा इनको सुकून महसूस होगा, क्योंकि अब इनको थोड़ा सा मुश्किल होता था भेद के जानवरों को उनके आसपास आ जाना। लेकिन उसके पहले तक बड़े लेवल पर हंटिंग एक्सपीडिशंस चले। इन हंटिंग एक्सपीडिशंस का एकमात्र जो टारगेट होता था वो ये होता था कि एनिमल्स को मार के हम अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करें। देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा कि म्यूचुअल परसेप्शंस में नेटिव्स और
यूरोपियन सेटलर, यूरोपियन अमेरिकन सेटलर्स के जो परसेप्शंस हैं दोनों में बहुत डिफरेंस है, वाइड गैप है। क्लियर है? shown that natives who had been enslaved had died in large number। धीरे धीरे इन नेटिव लोगों को, चूंकि ये जितनी भी यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही थी, इन कमर्शियल एक्टिविटीज़ में नेटिव लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय करना शुरू किया और कंडीशंस कुछ बहुत अलग नहीं थी। ये कंडीशंस कुछ ऐसी ही थी, ठीक है, जैसे गुलामों की होती हैं। गुलाम से कोई बहुत अलग नहीं थे, गुलाम कहे नहीं जाते थे, लेकिन इनके साथ जो ट्रीटमेंट होता था, दे वर ट्रीटेड लाइक अ स्लेव, दे वर ट्रीटेड लाइक अ स्लेव। तो इनका ट्रीटमेंट या इनके साथ जो ट्रीटमेंट होता था वो गुलाम की ही तरह का होता था। और यही हुआ कि धीरे धीरे प्रकृति के साथ जीने वाले नेटिव लोग, नेटिव अमेरिकन्स लोग मरना शुरू हुए, क्योंकि इनके मरने के कारण क्या थे? सबसे पहली बात कि इनका जीवन का जो पैटर्न है, लाइफ का जो पैटर्न है, यही पूरी तरीके से बदल गया। दूसरी चीज़, दूसरा दुख सबसे इन्हें इस चीज़ का था कि जिस चीज़ को ये अपने दोस्त की तरह मानते थे, वो उनके साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जिन व्यक्तियों को, जिस प्रकृति के साथ ये इतने कोऑर्डिनेशन के साथ और अलायंस के साथ रहते थे, उस प्रकृति का कितने बड़े लेवल पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इनको डिस्टर्ब करती थी। क्लियर है? प्लांटेशन ओनर्स देयरफॉर बॉट स्लेव्स इन अफ्रीका। क्यों? क्योंकि अब जब नेटिव लोग मिलेंगे नहीं काम करने के लिए, तो आपने वो जो इसके पहले वाला चैप्टर है, इसके पहले के पहले 8th चैप्टर जिसमें अफ्रीकन स्लेवरी के बारे में पढ़ा और स्लेव ट्रेड के बारे में पढ़ा, तो वही हुआ। अब यहाँ पर जो अमेरिकन प्लांटेशन ओनर्स थे, इन्होंने अपने ट्रेड को आगे बढ़ाने, अपने प्लांटेशंस को प्रिजर्व करने, अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गुलाम मंगाने शुरू किए। जो स्लेव्स थे, स्लेव्स बाहर से मंगाने शुरू किए, और ये बाहर की जगह थी अफ्रीका, क्योंकि अब अफ्रीका में भी कॉलोनाइजेशन हो रहा था तेज़ी से, और अफ्रीका में कॉलोनाइजेशन होने के साथ साथ अफ्रीका में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी थे। इसलिए यूरोपियंस ने इन अफ्रीका के लोगों को गुलामों के रूप में बेचा। कहाँ? अमेरिका में बेचा। क्लियर है? और आगे जाके काफ़ी सालों बाद जब, अभी तो स्लेव्स की संख्या बढ़ेगी, लेकिन काफ़ी सालों बाद जब आपका इंडस्ट्रियल एरिया ग्रो होगा, तो इंडस्ट्रियल एरिया में ग्रोथ होने की वजह से वहाँ पर लेबर्स की डिमांड बढ़ेगी। लेबर्स की जब डिमांड बढ़ी तो प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुए। उन लोगों ने भी थोड़ा बहुत इसको फंड करना शुरू किया। क्लियर है? एंटी स्लेवरी ग्रुप बने, और इन लोगों ने, इसलिए एंटी स्लेवरी, उनका कोई बहुत बड़ा इसमें फ़ायदा नहीं था। फ़ायदा देखो, मतलब कोई कंपैशन नहीं था, दया नहीं था, फ़ायदा तो था ही, बट कोई इसमें कोई बहुत बड़ा कंपैशन नहीं था उनका, कोई बहुत दयालुता नहीं थी उनके अंदर कि भाई वो एंटी स्लेवरी कैंपेन चला रहे हैं। ठीक है? उनका सिर्फ एक फ़ायदा ये था कि यार अगर ये स्लेव यहाँ से फ्री हो जाएंगे तो हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, क्योंकि एक सेक्शन ऐसा था, एक जो सेंट्रल पार्ट ऐसा था जहाँ पर फैक्ट्रीज बड़े लेवल पर ग्रो हो रही थी, तो अब ये चाह रहे थे कि इन फैक्ट्रीज में लेबर काम करें यहाँ पे आके। क्लियर है? तो इन्होंने स्लेवरी पे बैन लगाने के लिए क्या किया? स्लेव ट्रेड पे और स्लेवरी पे बैन लगाने के लिए कैंपेन्स चलाने शुरू किए। क्लियर है? लेकिन बहुत बाद में जाके स्लेवरी ख़त्म होगी, और अमेरिका में जो ये स्लेव हैं, खासकर अफ्रीका से लाए हुए जो स्लेव थे, ये स्लेव ही रहेंगे, और इवन इनकी जो आने वाली जनरेशन रहेगी, इनके जो आने वाले बच्चे रहेंगे, दे वर ऑल्सो लाइक स्लेव। उनका भी ट्रीटमेंट पूरा स्लेव की तरह से ही होगा, उनको भी गुलाम की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो इस म्यूचुअल परसेप्शन में, इस वीडियो में हमने ये समझा कि नॉर्थ अमेरिका में जो सेटलर्स आके बसे, ये नेटिव के बारे में क्या सोचते थे, और किस तरीके से एक बहुत प्लान्ड ना कह दें तो फिर भी कह सकते हो कि आउट ऑफ ग्रीड धीरे धीरे उस एरिया में जहाँ पर नेटिव्स रहते थे और प्रकृति के साथ, नेचर के साथ एक बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ रहते थे, वहाँ पर इन्होंने अपने उसी यूरोपियन कल्चर को डेवलप किया जिससे वो परेशान होकर आए थे। क्यों? क्योंकि वही यूरोपियन कल्चर बेसिकली क्या कर रहा था? इकोनॉमी को आगे बढ़ाता, फ़ायदे को आगे बढ़ाता, उनको रिच करता। ठीक है? उनकी लाइफ की नीड्स, उनको मटेरियल जो प्रॉस्पेरिटी है वो प्रदान करता। तो सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड से जो हमने कहानी शुरू करी, उसमें आपने समझ लिया होगा आखिरी तक आते आते कि वास्तविकता में सिविलाइजेशन और अनसिविलाइजेशन के बीच में जो बहस थी, उसमें जो सिविलाइज थे वो ख़त्म हो गए, और जो सिविलाइज होने की बात करते थे, सिर्फ जो वास्तविकता में सिविलाइज थे वो तो धीरे धीरे ख़त्म हो गए, लेकिन जो सिर्फ बात कर रहे थे सिविलाइज्ड होने की, वो धीरे धीरे
ग्रो करते चले गए और आज वही आपको उन जगहों पर मिलते हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। द ईजिएस्ट वे टू फाइंड द वीडियो, मैग्नेट ब्रेन्स के सारे वीडियो देखिए, क्लास 11th के हम लगभग खात्मे की तरफ है, हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर चल रहा है ये, जिसका हमने लगभग हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और सारे वीडियोस आपके प्रॉपरली अरेंज हैं। तो YouTube इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट द वीडियो। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक कन्वीनियंट वे है, कन्वीनियंट वे है कि आप वेबसाइट के थ्रू सारे वीडियोस को आसानी से सर्च कर सकते हैं। www.magnetbrains.com सर्च करेंगे, इस तरीके का एक विंडो आपको दिखेगा जहां पर सारे क्लास वाइज जो कोर्सेस हैं वो अरेंज हैं। तो आपको जिस भी क्लास का वीडियो वॉच करना है आप उस क्लास को क्लिक करें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्लास 11th की बात कर रहे हैं, तो क्लास 11th को आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके का विंडो दिखेगा जिसमें सारे फैकल्टी मेंबर विद देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अब जब आपको इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर इसी तरीके से क्लास 11th हिस्ट्री दिखेगा और जब उसको क्लिक करोगे तो इस तरीके से विंडो आएगा और इस विंडो में आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज वीडियोस जो है वो प्रॉपर अरेंज मिलेंगे। ये सारे चैप्टर वाइज वीडियो जैसे सिलेबस ओवरव्यू से लेके फर्स्ट सेक्शन, थीम, टॉपिक, सब टॉपिक वाइज सारे वीडियोस प्रॉपर अरेंज हैं। जितने भी हमने चैप्टर्स कर लिए हैं और उन चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक्स और इवन क्वेश्चन आंसर्स जो किए हैं वो सारे अरेंज हैं प्रॉपर। तो आप जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हो उसको आप क्लिक करोगे। फॉर एग्जांपल आपने पहले सेक्शन के पहले टॉपिक को क्लिक किया, द वीडियो विल स्टार्ट प्लेइंग लाइक दिस, इस तरीके से वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? और उस वीडियो को आप प्रॉपर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा एक एफर्ट है आप सबके लिए, ताकि स्टूडेंट्स आपका जो एक एफर्ट है, एफर्ट किस लिए कि आप हर जगह पर बेहतर कंटेंट ढूंढ रहे हैं, ये एफर्ट कम हो और आप एक वन स्टॉप सॉल्यूशन पाएं, आपकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो। तो इस नोबेल कॉज में हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आप हमारे इस एफर्ट को बस थोड़ा सा सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी तरह बाकी सारे स्टूडेंट्स जो इसको सर्च कर रहे हैं उन तक हमारी रीच हो सके, उन तक हमारी पहुंच बढ़ सके। और इस नोबेल कॉज में बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।